गुड थिंग टू मी। चलो सुन ले भाई। ओके सर सुन ले भाई। मजेदार बात लजीज छा पियो चवे मकसूद है थोड़ा वारी गाल। सरदार शाह सैयद साहब जो हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उसने सर्दी धुंध की वजह से 30 मिनट का जो टाइम है वो दिया है कि भाई 8:30 बजे के बजाय आप 9 बजे स्कूल जाएं। इस 30 मिनट में सर्दी बिल्कुल खत्म। अनफॉर्चुनेटली आज नहीं हुई, मजाक कर रहा हूं। वैसे उसको जो एनवायरमेंटल साइंस वाले हैं, वेदर वाले एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया होगा कि यही दिन है, अब धुंध नहीं होगी, इसीलिए ये डिसीजन लिया होगा उसने कि भाई प्रेशर भी ज्यादा है हैंडल करने के लिए, नहीं तो ऐसा नहीं करते। मजाक में ले रहा हूं। तो मैं आपके लिए भी ऐसा ही डिसीजन कर रहा हूं कि एकेडमी का टाइम रिमेन सेम, बस 15 मिनट का मैं आपको दे रहा हूं अल्टीमेट। फिर जो है डकैती वगैरह नहीं होगी आपसे। आप 7 बजे के बाद 7:30 पे घर जाते हैं। जैसे छुट्टी हो 5 मिनट पहले छुट्टी देंगे, 30 मिनट। ये सरदार शाह ने कितने मिनट दिए थे? मैंने कितने दे दिए? 35 मिनट पहले निकल जाएं, डकैती नहीं होगी आपसे रास्ते में इंशाल्लाह। ठीक है? बस यही नोटिफिकेशन निकल गया बस। नहीं कुछ भी नहीं होगा, डरने से कुछ नहीं होगा भाई। अदावे हो अरे तो के छाले मसलो सीए जो हे हेरो अबासी देश तो रिसोर्स देश तो ओ मां हे एकड़ी टोपिया ए जैकेट आ एकड़ी ओडे लोई पईया ए एक कार भी कोने इए आ लोकल अज आयो आ। बस अब हमने गालियों कर सुन लें भाई। मजेदार लजीज चटपटी टेक्निकल टॉपिक है। आवाज बंद होनी चाहिए। बुक में जो एक्सक्रीशन के लिए टॉपिक बना हुआ है सब पढ़ेंगे, सारी रीडिंग करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। पहले मेरी बातें सुनाऊं मैं। पहले तो लिखा हुआ है 7 to 18 मेड्यूला होते हैं, पैरामिड होते हैं। ये बात पढ़िए। लिखा हुआ है 45 माइक्रोमोल पर लीटर नॉर्मल 45 माइक्रोमोल तक। अमोनिया नॉर्मल है ब्लड में, बट 45 तक नॉर्मल है, बट 11 से लेकर 32 तक ऑप्टिमम है। नॉर्मल ये रेंज है, ये नॉर्मल की रेंज है 1 से 45 तक। बट जहां पे बॉडी कहती है सफर साहब बस साईं उनखे चवंदो आहियां न मां चवंदो आहियां मूंखे हिकिड़ो पीरियड छॾींदा कयो मुंहिंजे चार्जर खे। ॿियो हिन ऑनलाइन वारो चार्ज न थींदुसि न वरी सही स्लो थींदुसि। इन असली में थिएसि त वरी थी वठेसि न। अल्लाह अनेश भाई चवे तो सुन ले भाई मैं क्या कह रहा था। तो 45 तक नॉर्मल है, ये रेंज है जहां तक बॉडी मजेदार काम करती है। बट सबसे मजेदार जहां पे बॉडी को चस आती है काम करने में, वाह अमोनिया का तो 0 इफेक्ट है, वो ये रेंज है। 11 से लेकर 32 माइक्रोमोल पर लीटर अमोनिया होना, बॉडी को फील ही नहीं होता कि अमोनिया है और वो अमोनिया काम की होती है। आपको पता है ना, कोई भी वेस्ट तब है जब लिमिट से, तो जब ये 100 पे चली जाए ना तो आदमी अनकॉन्शियस होने लगेगा। बट अगर ये 200 माइक्रोमोल पर लीटर हो जाए तो या डायरेक्ट टिकट कटेगी ऊपर। तो भाई एक और बात, यूरिक एसिड आपका सुना है 75% किडनी रिलीज करती है, 25% कौन? इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड के साथ एसगॉन हो जाएगा। तो ये ऐसे फैक्ट जैसे 1 मिलियन नेफ्रॉन है, मैं नहीं पढ़ा था ईच किडनी में,
क्योंकि मैं देखता हूं कि आप रीडिंग कितनी कर रहे हैं, और मैं ऐसे एमसीक्यूज चुन चुन के देता हूं टेस्ट में, फिर बच्चे कहते हैं सर ने वो दिया जो पढ़ाया नहीं। भाई मैं कोशिश करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट दूं, ऐसा कॉन्सेप्ट दूं जो कभी भूल ना पाए। और रीडिंग इसीलिए कहता हूं कि रीडिंग करने से मेरे पढ़ाने के बीच आपका इंटरेक्शन बनेगा, और ये पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा, या सवालात बनेंगे, मुझसे पूछेंगे। रीडिंग नहीं करेंगे तो लकीर के फकीर बनेंगे, सर ने पढ़ाया वाह वाह। मैं गलत भी पढ़ा सकता हूं, इंसानों में भी गलत बात भी कर सकता हूं। जब रीडिंग करेंगे तो आपकी बात, हमारी बात और बुक की बात एक पॉइंट पे आ जाएगी, और वो बड़ी बात है। तो रीडिंग करते रहना। इनमें से कुछ फैक्ट्स आपने नहीं पढ़े थे, सुन लें। एक नेफ्रॉन होता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, दूसरा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, दूसरा नेफ्रॉन होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब ये अगर मैंने मेडुला बनाया है, इतना बड़ा मेडुला नहीं बना रहे, थोड़ा छोटा कर रहे हैं मेडुला को। ये अगर मैंने मेडुला बनाया है तो ये क्या बनाया है, नेफ्रॉन का 52 कैप्सूल, ये 52 कैप्सूल, ये 52 कैप्सूल, ये 52 कैप्सूल। अगर ये मैंने कहा पीसीटी है, ये मैंने कहा पीसीटी है, पीसीटी है, पीसीटी है, और ये मैं कह रहा हूं लूप ऑफ हेनले, और ये डीसीटी, ये कलेक्टिंग डक्ट। ये मैं कह रहा हूं ये लूप ऑफ हेनले है, और ये डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं ये लूप ऑफ हेनले है, और ये डीसीटी है, और ये कलेक्टिंग डक्ट, तो मुझे बताएं नंबर 1 ये वाला नेफ्रॉन, और नंबर 2 ये वाला नेफ्रॉन, और नंबर 3 ये वाला नेफ्रॉन। तीनों में से जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कौन सा है? 2 वाला। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन उसको कहेंगे जिसकी लिम्ब बहुत बड़ी हो, मेडुला में डीप इंसर्टेड हो। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन उसको कहेंगे जिसका थोड़ा लूप ऑफ हेनले थोड़ी हो, छोटी हो, और मेडुला में इतनी ज्यादा एम्बेडेड ना हो। तो मुझे बताएं ये पानी ज्यादा रिलीज करेगी इनटू द मेडुला, या ये वाली 1 या 2? तो जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा पानी को रिअब्सॉर्ब करना, भाई मेडुला पानी लेगा, फिर पानी कहां जाएगा? इनटू द ब्लड। तो ब्लड पानी क्या कर रही है? ये रिअब्सॉर्ब कर रही है। अगर लिम्ब छोटी होगी तो पानी रिअब्सॉर्ब, मतलब मछलियों के अंदर, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक टाइप का नेफ्रॉन है, तो वो कौन सा हो सकता है? अगर मैं कहूं टेरेस्ट्रियल एनिमल के अंदर दोनों टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, तो बात सही है। टेरेस्ट्रियल के पास क्यों दोनों होते हैं? क्योंकि अगर मैं पानी पी रहा हूं, बार बार पी रहा हूं, बार बार पी रहा हूं, तो ये नेफ्रॉन छुट्टी पे नहीं, ये काम पे, ये छुट्टी पे। इसको कहा जाएगा भाई रिअब्सॉर्ब ना करो। 85% नेफ्रॉन ऐसे होते हैं, इनको कहा जाता है कि भाई रिअब्सॉर्प्शन कम, क्योंकि आदमी पानी पी रहा है, बार बार पी रहा है, बार बार पी रहा है। ठीक है, तो बार बार पानी पीने से पानी को रिअब्सॉर्ब नहीं किया जाता। कहा जाता है निकलो भाई, यूरिन को ज्यादा बनाया जाता है, यूरिन को डाइल्यूट बनाया जाता है, रिअब्सॉर्प्शन को कम किया जाता है। पानी की कंजर्वेशन नहीं करनी पड़ती क्योंकि पानी ज्यादा मिल रहा है। समझ आ रही है? अगर पानी नहीं मिले, मैं फास्टिंग पे हूं, पानी मिल नहीं रहा, डिजर्ट में चला गया हूं इंसान में, मेरे पास ये वाले नेफ्रॉन भी हैं, वो वाले भी हैं, बट अगर मुझे पानी नहीं मिल रहा, इनको छुट्टी दूंगा, सारा काम ये करेंगे, क्योंकि जब ये काम करेंगे काम बिगाड़ेंगे। तो पानी को रिअब्सॉर्ब नहीं करेंगे, यूरिन ज्यादा बनेगा, तो इनको मिन्नतें की जाएगी भाई छुट्टी पे। हम काम करेंगे बड़े एहतियात से, यूरिन से में पानी ज्यादा नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुबह से पानी मिला नहीं है, मिला नहीं तो निकाल कैसे सकते हैं? यूरिन कैसे इतना बना सकते हैं? यूरिन बनाना अलो नहीं है। कब? जब हम फास्टिंग पे हो, डिहाइड्रेशन पे हो। तो मुझे बताएं, एक एनिमल डिजर्ट में रहता है और वो एनहाइड्रोबायोसिस करता है। एनहाइड्रोबायोसिस मतलब पानी पीता ही नहीं है, खाने से थोड़ा बहुत पानी बनाता है, मेटाबॉलिक वेस्ट से, मेटाबॉलिक रिएक्शन से। अब बताएं उसके पास एक टाइप का नेफ्रॉन है, तो कौन सा होना चाहिए? वो कहता है कॉर्टिकल होना ही चाहिए। नहीं चाहिए मेरे पास। क्यों? क्योंकि मुझे कभी पानी मिलेगा ही नहीं, कभी मैं ऐसे अयाशी से पानी को जाने ही नहीं दूंगा, कभी मैं रीअब्जॉर्प्शन से अपने नेफ्रॉन को छुट्टी दूंगा ही नहीं। मैं रीअब्जॉर्प्शन करता रहूंगा, मैक्सिमम करूंगा, तो रीअब्जॉर्प्शन ना करने वाला नेफ्रॉन मुझे नहीं चाहिए। समझ आ रही है? ये बातें कल तक। आज की बात है काउंटर करंट मैकेनिज्म। अच्छा, ट्यूबुलर सिक्रेशन बताई थी, सुन लें, फिर सुनने वाला। अगर मैं कहूं
कि ये बाउमिन कैप्सूल है, ये पीसीटी, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। अगर मैं कहूं कोई चीज, ये अफरेंट आर्ट्रियोल, ये ग्लोमेरुलाई और ये इफ्रेंट और ये पेरिटिबुलर कैपिलरी वासा रेक्टा वगैरह वगैरह, अगर मैं कहूं कोई चीज फिल्टर नहीं हुई, यहां पे है, इफ्रेंट पे है, पेरिटिबुलर में है, वासा रेक्टा में है, बट वो ब्लड के लिए खतरनाक है, ब्लड के लिए हानिकारक है, जैसे सिगरेट, बताएं ये केमिकल नेफ्रॉन में जाना चाहिए या ब्लड के पास होना चाहिए? ये ब्लड चूज करके नेफ्रॉन में भेज देगी या रख देगी? चूज करके, चुन के। फिल्टर नहीं हुआ, अगर बाय चांस 100% फिल्टर हो जाता तो क्या ब्लड उसको रीअब्जॉर्ब करती? कहती कसम से जान छूटी। ऐसे केमिकल खतरनाक से खा रहा था, मार रहा था, नुकसान दे रहा था, सेल को तबाह कर रहा था, इनहिबिटर था, साइनाइड था, टॉक्सिन था, पॉइजन था, सॉइलिंग, ये वो वगैरह जो दवाई खाते हैं, ये सारे बॉडी को नहीं चाहिए होते। इन सारों को बॉडी क्या करती है? निकालना चाहती है। फिल्टर नहीं होते तो ट्यूबुलर सिक्रेशन से निकालती है। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या था कि जो फिल्टर ना हो उनको चुन के निकाला जाए। सवाल मेरा यह है, अगर मैंने पढ़ा है और आपने समझा है तो ये जवाब सही देंगे। पीसीटी सबसे ज्यादा करती है ट्यूबुलर सिक्रेशन, हाँ या ना? डीसीटी दूसरे नंबर पे, कलेक्टिंग डक्ट रेयरली करती है। सवाल मेरा यह है, हाइड्रोजन और पोटेशियम कहां से ट्यूबुलर सीक्रेट कहां पे होते हैं? फ्रॉम पेरिट्यूबुलर कैपिलरी टू द, और हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड और टॉक्सिन कहां पे होते हैं? पीसीटी पे। और टॉक्सिन, दवाइयां, ड्रग्स, ये वो, साइनाइड, इनहिबिटर सारे पीसीटी से होते हैं, और यही कलेक्टिंग डक्ट से भी होते हैं। ठीक है ना? कलेक्टिंग डक्ट से हमने कहा यूरिया रीअब्जॉर्ब होता है, पढ़ा था ना? वासा रेक्टा से भी यूरिया जाता है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। कब? जब ब्लड कहती है तो यूरिया तो मेरे पास ज्यादा है और मुझे यूरिया वापस नहीं चाहिए, ले जाओ यूरिन में। समझ आ रही है? ये मैं चीजें पढ़ाऊंगा काउंटर करंट में। चलें भाई, आज का टॉपिक है हमारा क्या? अच्छा, एब्जॉर्प्शन यानी फिल्ट्रेशन। मुझे और सवाल है मेरे। एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सी जगह है? ये और ये, कौन और कौन? कैपिलरी और बाउमिन कैप्सूल, दोनों को मिला के कहते हैं कार्पस्किल या मेल्फिजियन बॉडी। अच्छा, बात ये थी 55 mmHg फोर्स चाहिए, ये प्रेशर चाहिए। कौन सा प्रेशर है? इतना प्रेशर है। कैसे जनरेट होगा आपको पता है? अफरेंट और इफ्रेंट के वासोडायलेशन और कंस्ट्रक्शन से। पता है आपको किसको कैसे किया जाता है। अच्छा, मेरा सवाल यह है, अगर जीएफआर कम हो जाए यानी फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाए तो डीसीटी में कौन से सेल हैं जो सेंस कर लेते हैं? मैक्यूला डेंसा सेंस करते हैं कि भाई फिल्ट्रेट तो कम है। जैसे हाइपोथैलेमस में ग्लूकोज के लिए रिसेप्टर लगे हुए हैं। जब आपको भूख लगती है तो हाइपोथैलेमस देख रहा होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज नहीं है, मतलब खाना चाहिए। तो हाइपोथैलेमस खुद नहीं कहता भूख लगी है, पेट को कहता है कॉन्ट्रिक्शन करो, ताकि आदमी दर्द पड़े, आदमी को पता चले कि भाई खाना चाहिए। तो चाहिए इसको खाना, ख्वार पेट को करता है, पेट को थोड़ी चाहिए। समझ आ रही है? तो ऐसे जो मैक्यूला डेंसा हैं, ये सेल हैं, रिसेप्टर का काम करते हैं। रिसेप्टर का कैसे काम करते हैं? जो फिल्ट्रेट आता है उसको मेजर कर लेते हैं, फिल्ट्रेट थोड़ा है, हाँ फिल्ट्रेट सही है, बहुत ज्यादा है, तो इस फिल्ट्रेट के पास होने से पता चल जाता है कि फिल्ट्रेट का प्रेशर कम है, जीएफआर कम है। फिल्ट्रेट थोड़ा है, ज्यादा है, कितना है? अगर जीएफआर कम हो तो मैक्यूला डेंसा ग्लोमेरुलाई को, बाउमिन कैप्सूल को यानी मेल्फिजियन बॉडी को हुक्म देता है कि भाई इतना कम है, और ये लोग डायलेशन कंस्ट्रक्शन करके जीएफआर बढ़ा देते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बढ़ा के। अगर 50 पे है तो 55 करते हैं, 40 पे है तो 50-55 करते हैं, ऐसे सो ऑन। नाउ गोइंग टू आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है काउंटर करंट। यही टॉपिक का नाम है, काउंटर करंट। काउंटर करंट का मतलब है अपोजिशन, अपोजिट। जैसे मैं सवाल पूछूं, आप
जवाब भी दें, उल्टा मुझसे सवाल पूछ लें। आपने काउंटर किया मेरे सवाल को, अपोजिशन की, जो मैंने किया वो आपने करके दिखाया, वापसी जवाब दिया आपने। काउंटर करना मतलब अपोजिशन करना। मैंने कहा ये चीज ऐसे, आप कहने ऐसे है। अपोजिशन मुकाबला करना, काउंटर। तो काउंटर करंट दो तरह के हैं। कितने हैं? मतलब अपोजिशन दो तरह की है ना? अपोजिशन दो तरह की, एक को कहते हैं काउंटर करंट फ्लो। एक जो काउंटर करंट है, एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है, किडनी के कॉर्टेक्स से बनता है। और नहीं, उसका ये रोल नहीं, रेनिन का रोल है। ये रास सिस्टम पढ़ाऊंगा। एरिथ्रोपोइटिन कॉर्टेक्स का एक हार्मोन है जो किडनी से बनेगा। अच्छा, मजेदार बात याद आ गई आपसे सवाल से। जीएफआर जब कम होगी ना, रिलेशन है। हाँ, जीएफआर जब कम होगी ना, तो ये भी हो सकता है कि आरबीसी का तादाद कम है, आरबीसी का तादाद ब्लड में, जिसकी वजह से इफ्रेंट में ब्लड फंस ही नहीं रही, निकली जा रही है। जब इफ्रेंट के पतले होने के बावजूद भी ब्लड निकल जाए, इट मींस फंसने वाले बड़े बड़े सेल हैं ही नहीं। समझ आ रही है? ज्यादा होंगे आरबीसी तो इफ्रेंट से निकलने में मसला होगा ना, तो पीछे प्रेशर पड़ेगा ना। अगर आरबीसी कम हो जाए, अगर भीड़ ना हो दरवाजे पे, दो लोग हों, दरवाजा खुला हो, रश होगी। अगर 500 लोग हों, दरवाजे को खोलें, भीड़ लग जाएगी, प्रेशर दरवाजे को तोड़ देंगे और निकल जाएंगे। भाई आरबीसी अगर थोड़े होंगे तो प्रेशर पीछे कम होगा, ब्लड निकल जाएगी। पानी रहा ना, वो तो निकल जाएगा, जीएफआर कम हो जाएगी। तो ये भी इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, बट असल ये नहीं है, असल रेनिन है। जवाब रेनिन करना है। एरिथ्रोपोइटिन, फिर किडनी को पता लगता है कि अच्छा जीएफआर कम थी आरबीसी की वजह से, तो किडनी एरिथ्रोपोइटिन बनाता है और एरिथ्रोपोइटिन बोन मेरो में जाता है। कहां पे? मतलब इसका काम क्या है? एरिथ्रो मतलब रेड ब्लड सेल, पोइटिन मतलब प्रोडक्शन करवाने वाले, मतलब इसका काम है ब्लड प्रोड्यूस करवाना फ्रॉम द बोन मेरो। तो बनता है किडनी से। काम कहां पे करता है? काम कौन सा? आरबीसी बनाना, बोन मेरो से। तो ये काम है एरिथ्रोपोइटिन का। योर स्पीकर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। एम आई क्लियरली ऑडिबल? एम आई कंटिन्यू रिकॉर्डिंग? ओके। सुन लें भाई, काउंटर करंट है एक फ्लो का, मतलब अपोजिट फ्लो होगा। काउंटर करंट फ्लो का मतलब क्या है? अपोजिट फ्लो। और दूसरा जो काउंटर करंट है उसे कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज, या इसका दूसरा नाम है काउंटर करंट ग्रेडियंट या काउंटर करंट मल्टीप्लायर या काउंटर करंट कंसंट्रेशन। अगर मैं कहूं एक जगह है, दूसरा एनवायरमेंट है, दो एनवायरमेंट है, सेल के अंदर सेल के बाहर, या मैं कहूं एक एनवायरमेंट है मेडुला का, दूसरा एनवायरमेंट है नेफ्रॉन के डिसेंडिंग लिम्ब का, ठीक है? तो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये वाली, ये क्या है? बाउमिंग कैप्सूल। और ये क्या है? पीसीटी। और ये क्या है? तो अगर मैं कहूं डिसेंडिंग लिम्ब का एनवायरमेंट और मेडुला का एनवायरमेंट ये एक जैसे नहीं है, अपोजिट है। किसमें? कंसंट्रेशन में। किसमें? ग्रेडियंट में। किसमें? अब ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन एक ही बात है, बाकी मल्टीप्लायर एक्सचेंज क्यों कहते हैं ये पढ़ाऊंगा। तो मेडुला क्या है? मेडुला क्या है? एम स्टैंड फॉर मेडुला और हाइपर है। और ये तो क्या होगा? पानी निकलेगा। अच्छा, दूसरी बात, दूसरे एनवायरमेंट मेडुला और मुझे बताएं ब्लड कैसे हैं? ये भी अपोजिट है, ये मेडुला और ये तीसरा ब्लड। इनका भी एक सिस्टम नहीं है। मेडुला नेफ्रॉन से हाइपर है तो ब्लड मेडुला से भी हाइपर है, तो पानी इधर वाला इधर आएगा, इधर वाला। मुझे बताएं ये जो पानी नेफ्रॉन से निकल के मेडुला में आ रहा है क्यों? क्योंकि मेडुला की कंसंट्रेशन और नेफ्रॉन की कंसंट्रेशन अपोजिट है। नेफ्रॉन में पानी ज्यादा तो मेडुला में साल्ट ज्यादा। नेफ्रॉन में हाइपोटोनिक तो मेडुला हाइपरटोनिक। अगर मेडुला हाइपर है तो ये उससे भी
अगर मैं कहूं ब्लड हाइपर है तो मेडुला को क्या कहेंगे? हाइपो कहेंगे एज कंपेयर टू द ब्लड। तो दो इन्वायरमेंट का कंसंट्रेशन के हिसाब से एक जैसा ना होना, अपोजिट होना, इज सेड टू बी एज काउंटर करंट ग्रेडियंट या काउंटर करंट कंसंट्रेशन। इन्हीं को काउंटर करंट ग्रेडियंट और एक्सचेंज को मल्टीप्लायर या एक्सचेंज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ये हाइपर होगा तो ये उससे पानी लेगा और ये हाइपर होगा तो उससे पानी लेगा। तो पानी की जो रीएब्जॉर्प्शन है, अगर ब्लड हाइपर ना होती मेडुला से और मेडुला हाइपर ना होता नेफ्रॉन से, तो नेफ्रॉन ने जो पानी लिया है फिल्ट्रेशन में वो वापस देता। तो पानी की रीएब्जॉर्प्शन करने के लिए काउंटर करंट होना चाहिए। कौन सा काउंटर करंट? एक्सचेंज, यानी काउंटर करंट ग्रेडियंट। अगर हम नेफ्रॉन को और मेडुला को ऐसे बना लें तो पानी ले सकते हैं नेफ्रॉन से? नहीं ना। तो काउंटर करंट बनाना पड़ेगा। काउंटर करंट का मकसद क्या है क्या ये समझा? अब ये समझा रहा हूं कि मकसद क्या है। तो वापस द पानी एंड सॉल्यूट फ्रॉम द नेफ्रॉन जो लिए हैं, कहां से वापस? नेफ्रॉन से। कहां पे वापस? ब्लड में। तो रीअब्जॉर्प्शन के लिए काउंटर करंट जरूरी है। अच्छा, काउंटर करंट एक्सचेंज तो ठीक है। अगर मैं कहूं ज्यादा हाइपर होगा तो पानी, तो जितना काउंटर करंट बनाएंगे रीअब्जॉर्प्शन में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगी क्या? रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। जितना आप नेफ्रॉन से पानी लेना चाहते हैं, यूरिन कम बनाना चाहते हैं, आपको काउंटर करंट अच्छा वाला बनाना पड़ेगा। मतलब काउंटर करंट में मेडुला को थोड़ा और हाइपर बनाना पड़ेगा नेफ्रॉन से, तो पानी ज्यादा लेगा, और ब्लड को थोड़ा और हाइपर बनाना पड़ेगा मेडुला से पानी लेने के लिए। बात समझ आ रही है? काउंटर करंट है क्या और काउंटर करंट क्यों है और काउंटर करंट कौन से हैं? काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड काउंटर करंट एक्सचेंज में डिफरेंस है ना, सेम समझ लें। डिफरेंस की जब बात आएगी मैं समझाऊंगा, आप रहें। सेम है सर, प्लीज बताएं। सेम है, फिलहाल सेम है, ठीक है, हमारे बुक के अकॉर्डिंग सेम है। और दोनों जब काम करेंगे ना तो दोनों को भी काउंटर करंट मल्टीप्लायर कह सकते हैं, फ्लो और एक्सचेंज दोनों को। तो ये एक बड़ा टर्म है, मल्टीप्लायर बड़ा टर्म है, दोनों को मिला के भी कह सकते हैं। और रेसिप्रोकल नाम भी है इन तीनों का, काउंटर करंट ग्रेडियंट एक्सचेंज और कंसंट्रेशन का मल्टीप्लायर। फ्लो को भी मिला सकते हैं यहां पे मल्टीप्लायर में, क्योंकि जो मैक्सिमम मल्टीप्लायर का मतलब क्या हुआ? रीअब्जॉर्प्शन को। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आपको मैंने कल बताया था फ्लो के बारे में, मैंने कहा अगर ये नेफ्रॉन है ऐसे जा रहा है या असेंडिंग लिंब ऊपर जा रही है, और जो वासा रेक्टा है ब्लड वेसल वो ये इफरेंट और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी और ये वासा रेक्टा, जो वासा रेक्टा नीचे आ रही है तो ब्लड का फ्लो इधर है और जो फिल्ट्रेट है उसका फ्लो इधर है। जो अपोजिट फ्लो ना होता तो क्यों कम होती रीअब्जॉर्प्शन पानी की? फिर बता रहा हूं, सुन लें। पहले सही बात बता रहा हूं, फिर गलत बात बताऊंगा। सही बात यह है कि जब यहां से लिए जाएंगे क्या, ब्लू कलर से, पिंक कलर से बना रहा हूं, साल्ट, पहले फ्रॉम मेडुला इनटू द, फ्रॉम नेफ्रॉन इनटू द मेडुला, देन फ्रॉम मेडुला इनटू द ब्लड। तो जब ब्लड के पास कमी क्या थी, यहां पे साल्ट्स की कमी थी या पानी की भी? दोनों की, क्योंकि फिल्ट्रेशन में साल्ट भी निकल गए थे, पानी भी। बट साल्ट तो रीअब्जॉर्ब करना मसला नहीं, वो पैसों पे वापस होते हैं, एक्टिव होते हैं। मसला है किसको रीअब्जॉर्ब करना, वो फ्री में करता है। उसके लिए हमें तरीका नंबर 13वां बनाना पड़ेगा, उसका नाम है काउंटर करंट, और वो अच्छे वाला बना। जितना अच्छा काउंटर करंट उतना पानी वापस मिलेगा। अगर हम ये साल्ट वापस ब्लड में ले रहे हैं तो ब्लड को क्या कर रहे हैं? हाइपर से ज्यादा हाइपर। अगर ब्लड का फ्लो ऐसे ना होता, ब्लड का फ्लो ऐसे होता, वासा रेक्टा इधर से होती, ऐसे आती नीचे इधर से, तो ये क्या रिलीज करती है, साल्ट या पानी? तो पहले वासा रेक्टा क्या लेता, अब ये पहले क्या ले रहा है सच में?
पहले साल्ट ले रहा है, अगर यहां से आता तो पानी लेता। अगर यहां पे साल्ट के चैनल लगा देते फिर भी नुकसान था, समझा रहा हूं। तो पहले पानी लेता, जब पानी लेता तो ब्लड क्या हो जाती, हाइपो हो जाती। और पानी कितना ले पाता, थोड़ा, क्यों कि ब्लड के साल्ट इसमें हैं, किसमें हैं, नेफ्रॉन में। अगर ब्लड के सारे साल्ट पहले ब्लड को दिए जाएं फिर पानी सारे का सारा जाएगा, या पहले पानी दिया जाए, पहले साल्ट दिए जाएं तो भाई सारे अगर साल्ट ब्लड के पास आ जाएंगे तो वही तो साल्ट हैं जो ब्लड में पानी को अटैक करके रखते हैं। तो ब्लड कहती है मैं सीधे तरीके से नहीं आऊंगी, अगर सीधे से आऊंगी तो पहले पानी एब्जॉर्ब करूंगी, वो भी थोड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे पास अपने वाले साल्ट सारे हैं ही नहीं जो पानी को सारे को अटैक कर सके। मेरे साल्ट तो नेफ्रॉन में है, तो पहले मैं नेफ्रॉन से क्या लूंगी, तो साल्ट पहले लूंगी तो पानी सारे का सारा। जब साल्ट सारे आ जाएंगे तो पानी सारे का सारा आ जाएगा, मेरा वाला जो फिल्टर हो गया है। इसी से क्या होगा, मेडुला जैसा था वैसा बन जाएगा, यूरिन भी नॉर्मल बन जाएगा। अगर ब्लड यहां से आती तो यूरिन ज्यादा बनता, यूरिन में पानी ज्यादा होता, हाँ या ना? यूरिन में ज्यादा पानी होता, यूरिन डाइल्यूट होता। यूरिन डाइल्यूट होता तो हमें पानी पीना पड़ता या पानी में रहना पड़ता, पाइप लगाना पड़ता साइड में। कल मैंने ऐसे कहा था, याद है ना? सुन ले। तो ये प्रोग्राम कैंसिल, कौन सा? ये प्रोग्राम कैंसिल कि नेफ्रॉन का ब्लड का इधर से आना, पैरेलल चलना नेफ्रॉन के फ्लो से, नेफ्रॉन में फिल्ट्रेट भी नीचे जा रहा है और वासा रेक्टा नीचे, ये प्रोग्राम बढ़ गया। ठीक है ना, बढ़ गया प्रोग्राम। ये कौन सा सही है? अपोजिट आना। तो सुन लें, मजेदार बात बताऊं, मजेदार बात यह है, बुक में लिखा हुआ है कि अच्छा पहले सवाल को छोड़ते हैं क्योंकि सवाल लास्ट में वो आपसे पूछूंगा। पहले काउंटर करंट को एक्सप्लेन कर लें। सर एक्वाटिक में काउंटर करंट होता है अगर काउंटर करंट कहूं में होता है, बट टेरेस्ट्रियल जितना नहीं होता, तो ये बात सही है। अब होता क्यों है, इसका मकसद है एक्वाटिक में काउंटर करंट होता है बट हमारे जैसा, पता है क्यों होता है? सुन ले भाई, मार्कर कार्य भाई भी कोने सपोज कयो आखे पेन डियो का ये वो या पेन वीआईपी, अगर ये दोनों एक ब्लड वेसल है एक नेफ्रॉन है, अगर ब्लड भी इधर जा रही है फ्लो भी नेफ्रॉन का, भाई मछली के गिल्स पे, मछलियों के गिल्स पे काउंटर करंट होता है। ब्लड ऐसे चलती है तो पानी ऐसे चलता है, उल्टा पानी का फ्लो इधर, ब्लड का फ्लो, तो काउंटर करंट हो गया ना गिल्स पे। बट नॉट फॉर द सेक के पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए या पानी को रीअब्जॉर्ब करने के लिए या पानी को एक्सक्रीट करने के लिए, मेनली ऑक्सीजन के लिए। क्यों कि अगर नेफ्रॉन भी ऐसे चलता, मछलियों में नेफ्रॉन भी ऐसे चलता और ब्लड भी ऐसे चलती, चलो ब्लड को रेड कर लेते हैं हम, ब्लड भी ऐसे चलती तो ये पानी है, ये ब्लड है और ये पानी है, और पानी में ऑक्सीजन। मछली को अगर ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, कितनी? अगर ये नेफ्रॉन है और पानी है, पानी से क्या आई ऑक्सीजन, किधर? ब्लड में। अब आ गई, कितनी आ गई? चलो 50% आ गई सपोज करें। अब ये वाला जो ब्लड है और ये वाला पानी एक साथ साथ जा रहे हैं, अब क्या ऑक्सीजन और आएगी? क्यों नहीं आएगी, बराबर हो गए। बट अगर पानी ऐसे, ब्लड ऐसे जा रही है और पानी उल्टा जा रहा है, तो इससे ये होगा कि ऑक्सीजन फ्रॉम पानी इधर से जाएगी ब्लड में, है ना, इधर से जाएगी किधर? ब्लड में। इधर क्या आ गई? तो ये ऑक्सीजन वाली ब्लड गिल से चली गई बॉडी में। तो जब पानी के साथ यहां पॉइंट 2 पे ब्लड सामने आई, तो ये ब्लड कौन सी आई? जिसने ऑक्सीजन ली है या जीरो ऑक्सीजन वाली? नहीं, ब्लड कह रही है मुझे तो ऑक्सीजन दी नहीं, पानी कहेगा ले लो भाई, और ये चली जाएगी और ये कहेगी मैंने तो ली नहीं है, कसम से नहीं ली। तो पानी देता जाएगा थ्रू आउट द गिल्स, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती जाएगी ड्यू टू द अपोजिट फ्लो। अगर पैरेलल फ्लो होता तो पानी ऑक्सीजन देने के बाद ब्लड को कहता साथ चल रही हो, मैंने पिछली दफा आपको दी थी, अभी साथ चलेंगे बट ऑक्सीजन नहीं दूंगा कि तुम्हें तो दी है,
कोई और ब्लड आए जिसके पास ऑक्सीजन ना हो तो उसको दे दूं ना, तो अपोजिट फ्लो से ये मसला हल हो जाता है। हर नए पानी से नई ब्लड, नया पानी फुल ऑक्सीजन और नई ब्लड जीरो ऑक्सीजन, फुल ऑक्सीजन से जीरो ऑक्सीजन, मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट। समझ आ रही है? मैक्सिमम डिफ्यूजन। मछली खुश पानी में, पानी से मैं ऑक्सीजन ले रही हूं, कमाल कर रही हूं। आप पानी में जाके सांस लें, ऑक्सीजन आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? काॾे घुमाए छॾियो मच्छियुनि में इंसाननि मां, मोटी अचो। हाँ भाई, पाण खाते सवाल पूछो। अकॉर्डिंग में काउंटर करंट होता है? कल पढ़ाया था कि हमारे जैसा नहीं होता। बात खत्म, याद कर लें। पढ़ाया ना सवाल, क्या करूं मैं? हाँ भाई, काउंटर करंट कितने तरह के? पहले मैं अब चीजों को सिंपल करूं, अब सिंपल करूं, बिल्कुल सिंपल करूं। अब मुझे बताएं कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये वासा रेक्टा के साथ अपोजिट फ्लो नहीं कर रही। कौन सी वासा रेक्टा? असेंडिंग। भाई ये कौन सी वासा रेक्टा है? असेंडिंग। और ये कौन सी है? तो ये डिसेंडिंग में फ्लो नीचे आ रहा है और ब्लड ऊपर जा रही है। ये ब्लड थोड़ा करीब है नेफ्रॉन के, मैंने थोड़ा दूर बनाई है समझाने के लिए। पहले पानी मेडुला में, देन ब्लड में। हालांकि ये ऐसे ऐसे हैं, ऐसे साथ चिपके हुए हैं, थोड़ा डिस्टेंस है बिल्कुल। तो ये अपोजिट फ्लो, फिल्ट्रेट ऐसे, ब्लड ऐसे, और यहां पे फिल्ट्रेट ऊपर और ब्लड। तो दूसरा काउंटर करंट फ्लो किसके बीच है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग वासा रेक्टा के बीच। समझ आ रही है? तो फ्लो दो जगहों पे, कहां पे? लूप ऑफ हेनले के साथ वासा रेक्टा का। लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग है तो वासा रेक्टा असेंडिंग है, लूप ऑफ हेनले असेंडिंग है तो वासा रेक्टा डिसेंडिंग है। अगर ये फ्लो अपोजिट है, बट ये और ये दोनों आइसो होते तो पानी आता। फ्लो के साथ काउंटर करंट ग्रेडियंट होना। अगर ये हाइपर है, अगर हाइपर ना होती तो पानी इधर आता। तो फ्लो भी अपोजिट होना चाहिए और ग्रेडियंट भी अपोजिट होना चाहिए। दोनों के होने से रीअब्जॉर्प्शन मल्टीप्लाई होगी। काउंटर करंट मल्टीप्लायर एज अ होल को कह सकते हैं। अभी समझ आया? इसने डिफरेंस पूछा। काउंटर करंट एक्सचेंज, काउंटर करंट ग्रेडियंट, काउंटर करंट कंसंट्रेशन, ये छोटे टर्म्स हैं और ये तीनों टर्म्स जो हैं यूज किए जाते हैं काउंटर करंट ग्रेडियंट के लिए, एक्सचेंज के लिए। ये जो मल्टीप्लायर है इसमें दोनों को मिला सकते हैं आप। अगर फ्लो के साथ ग्रेडियंट ना बना हो तो रीअब्जॉर्प्शन कम होगी। फ्लो भी अपोजिट होना चाहिए, ग्रेडियंट भी होना चाहिए। नहीं आ रही बात समझ? अच्छा, काउंटर करंट जो ग्रेडियंट है उसके दो एग्जांपल लिए, मेडुला और ब्लड के साथ मेडुला, और दोबारा बता रहा हूं, ये व्हाइट ग्रीन कलर से बता रहा हूं कि भाई नेफ्रॉन के इसके साथ कौन सा काउंटर करंट है? फ्लो नहीं कहेंगे, ग्रेडियंट कहेंगे, क्योंकि मेडुला फ्लो कर रहा है क्या? वो तो फ्लो कर रहा है, ये भी तो फ्लो करे ना। दोनों अपोजिट फ्लो करें तब काउंटर करंट फ्लो कहेंगे ना। ये फ्लो नहीं कहलाएगा। नेफ्रॉन का, डिसेंडिंग लिम्ब का मेडुला से काउंटर करंट एक्सचेंज है। कौन सा? ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन। और मेडुला का ब्लड के साथ अगेन काउंटर करंट एक्सचेंज। समझ आ रही है? दूसरी बात, कलेक्टिंग डक्ट का, देखिए कभी कलेक्टिंग डक्ट का मेडुला के साथ काउंटर करंट ग्रेडियंट। कलेक्टिंग डक्ट से कैसे कलेक्टिंग डक्ट से पानी इधर आता है। तो यहां पे हाइपर, यहां पे हाइपर है और ये हाइपो है। काउंटर करंट कंसंट्रेशन, अपोजिट कंसंट्रेशन। और उसके अलावा चौथे नंबर पे मुझे आप बताएं, क्या पीसीटी और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के बीच काउंटर करंट है? हां है। अगर पीसीटी में कहूं गुस्से में है, इसके पास पानी नहीं है, और नहीं गलत बोला मैंने, अगर मैं कहूं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के पास पानी नहीं है, सही है? क्यों सही है? क्योंकि ये इफरेंट है,
इसके पास पानी कम है क्योंकि पानी नेफ्रॉन ले गया है। पानी किसके पास ज्यादा है? पीसीटी के पास, नेफ्रॉन के पास। और ये पानी ज्यादा मतलब हाइपोटोनिक, और कैपिलरी के पास पानी कम मतलब तो ये हाइपर, ये हाइपो, काउंटर करंट ग्रेडियंट हो गया। इसी वजह से पीसीटी से पानी इनटू द, कल मैंने पूछा था यार, आपने बताया था, कल मैंने ये सवाल पूछा था कि पानी जाता है इनटू द ब्लड कैपिलरी या इनटू द कॉर्टेक्स फ्रॉम द पीसीटी। आपने कहा कॉर्टेक्स में नहीं जाएगा। मैंने कहा क्यों? आपने कहा हाइपो है, पीसीटी भी हाइपो, कॉर्टेक्स भी हाइपो, तो पानी कहां जाएगा? जो हाइपर होगा। हाइपर कौन है? ब्लड वेसल। भाई चीख रही है, चिल्ला रही है ये ब्लड जो पीसीटी के पास आई है। क्या करे? गजब हो गया, जुल्म हो गया, सारा पानी फिल्टर हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। क्या बचे? सॉल्यूट बचे। कैल्शियम जो विटामिन डी के यूज कंदो या गाल अध में बी गाल ॿुधायांव, किडनी विटामिन D3 भी बनाती है। पहले ये बात, और दूसरी अब ये बात, कैल्सीटोनिन जो विटामिन के यूज कंदो फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ब्लड तो बोन, वो विटामिन D3 जो एक्टिव फॉर्म किडनी, हाँ किडनी में प्रोड्यूस है। यही बात है, आगे यही बात है, पूछ रहे हैं किडनी का के काम कौन से हैं? हाँ सही था चओ। सवाल अचे तो हाणे ॿार ॾिसो करियूं जवाब पुछनि था सर पहले पेरीट्यूबुलर कैपिलरी पीसीटी ईंदी या पहले डीसीटी ईंदी? पहले ब्लड कैपिलरी कहाँ पे आएगी? पहले डीसीटी के पास आएगी। वजह उसकी क्या है? पीसीटी और डीसीटी दोनों के पास आती है, बट जो मैंने बताया था, अभी बनाया भी है, जो मेडुला में इंसर्ट होगी वो डीसीटी से असेंडिंग लिम्ब से उसके अपोजिट आएगी, इधर इस साइड से नहीं आएगी। डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले से नीचे नहीं आएगी। अच्छा सुने भाई, काउंटर करंट मल्टीप्लायर एक और जगह भी है, डीसीटी और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के बीच। डीसीटी हाइपो है या हाइपर है? डीसीटी को हाइपो किसने बनाया? 2026 का सवाल। डीसीटी को हाइपो किसने बनाया? हाइपो है तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में पानी जाएगा, मतलब डीसीटी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करेगा। और डीसीटी को मतलब डीसीटी में जो फिल्ट्रेट है उसके बाद पानी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि साल्ट इसने निकाल दिए हैं यार। असेंडिंग लिम्ब ऑफ वाटर लूप ऑफ हेनले ने डीसीटी को क्या बनाया? हाइपो बनाया। क्या मैं कहूं कि असेंडिंग लिम्ब और वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब के बीच काउंटर करंट फ्लो है, फ्लो, बट एक्सचेंज नहीं है, क्योंकि इसकी वाल मोटी मोटी impermeable for the water, तो there will be no reabsorption of water। काउंटर करंट बन तो बना तो रही है, ये काउंटर करंट जनरेट तो कर रही है। कैसे? कि ब्लड को हाइपर कर रही है, सॉल्यूट दे रही है, बट काउंटर करंट एक्सचेंज वर्किंग फॉर्म में नहीं है। वर्किंग फॉर्म में मतलब वहां पे पानी की रीअब्जॉर्प्शन करे, नहीं करेगी। तो यह काउंटर करंट जनरेट करती है असेंडिंग लिम्ब, है ना? कैसे? बुक में लिखा हुआ है ये मेडुला को हाइपर करती है, गलत लिखा हुआ है। साल्ट पहले किसको देती है? बुक में लिखा हुआ है ये ब्लड को हाइपर करती है। दोनों बातें सही हैं। इसीलिए मेरी बात, अब तीसरी बात मेरी है, कौन सी? 2026 का सवाल ये है कि जैसे ब्लड कैपिलरी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी इंटर होती है इनटू द मेडुला, इससे ब्लू कलर का जो पानी है वो निकल जाएगा मेडुला में। ये जो ब्लड वेसल है कौन सी? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, जैसे इंटर होगी इनटू द मेडुला, क्या कहेंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी को? वासा रेक्टा। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कह लें, आपकी मर्जी है। जैसे ये इंटर होगी, आई क्यों है? पानी लेने के देने पड़ जाएंगे, पानी रिलीज होगा, चिल्लाएगी बड़े जोर से, कहेगी आए मैं मर गई, मैं आई थी पानी लेने, मेडुला ने वादा किया था मैं हाइपर हूं, मैं आपको पानी वापस लेके दूंगा। ये तो मुझसे भी हाइपर हो गया है। क्यों? मुझसे भी हाइपर क्यों? किसने किया? असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले ने।
तो ये कहती है बस आज से दुश्मनी शुरू। किससे? जिसने मेरा बेड़ा गर्क किया, असेंडिंग लिम्ब से। तो असेंडिंग लिम्ब ने जो साल्ट दिए हैं किसको? मेडुला को। वो सारे साल्ट एनर्जी लगा के, सिफारिश लगा के, पैसे लगा के कौन ले जाएगा? जब सारे साल्ट ब्लड ले लेगी तो पानी ब्लड का लॉस होगा, उल्टा ब्लड में जाने लगेगा। अगर मैं कहूं ये ऊपर जा रही है, हाइपो बनती जा रही है, फिल्ट्रेट, क्यों? साल्ट निकलते जा रहे हैं। अगर मैं कहूं वासा रेक्टा नीचे आती जाती है, हाइपर होती जा रही है, क्यों? अगर मैं कहूं जैसे नीचे आएगी कलेक्टिंग डक्ट से पानी लेगी, जैसे वासा रेक्टा नीचे आएगी, मेडुला और कलेक्टिंग डक्ट को कहेगी दे दो पानी, सारे का सारा दे दो, क्यों? के सुपर हाइपर है। नहीं आ रही बात समझ? आ गई तो सवाल पूछूं? सवाल पूछ रहा हूं। सवाल मेरा ये है, सिंपल सा सवाल है कि मुझे बताएं पानी इससे पहले मेडुला में आएगा या डायरेक्ट ब्लड में? तो काउंटर करंट एक्सचेंज इसके बीच और इसके बीच नहीं है। इसके और इसके बीच काउंटर करंट फ्लो है। ग्रेडियंट जो है मेडुला का डिसेंडिंग लिम्ब के साथ है, डिसेंडिंग लिम्ब का ब्लड के साथ काउंटर करंट एक्सचेंज नहीं है। सॉरी, हाँ गलत, सही कहा। मेडुला का ब्लड के साथ नहीं है डायरेक्ट। मेडुला का, दोबारा बता रहा हूं, इस डिसेंडिंग लिम्ब का ब्लड के साथ काउंटर करंट फ्लो है कि डिसेंडिंग लिम्ब नीचे जा रही है और वासा रेक्टा ऊपर, फ्लो है, बट काउंटर करंट कंसंट्रेशन नहीं है। इसीलिए काउंटर करंट एक्सचेंज किसके बीच है? डिसेंडिंग लिम्ब और मेडुला और डिसेंडिंग लिम्ब के बीच है, और मेडुला और ब्लड के बीच है। मेडुला और ब्लड का डायरेक्ट इसके साथ काउंटर करंट कंसंट्रेशन नहीं है। और दूसरी बात कि ये ब्लड वेसल वासा रेक्टा कलेक्टिंग डक्ट से पानी लेगी या मेडुला लेगा फिर मेडुला से लेगी? तो अगेन कलेक्टिंग डक्ट से मेडुला का काउंटर करंट ग्रेडियंट है, ब्लड का डायरेक्ट कलेक्टिंग डक्ट से नहीं है। ब्लड का कलेक्टिंग डक्ट से काउंटर करंट फ्लो भी नहीं है, क्योंकि ब्लड भी नीचे जा रही है, कलेक्टिंग डक्ट भी नीचे जा रही है। बात समझ आ रही है? सुन लें, ब्लड सुपर हाइपर है, बट जो ब्लड है वो पानी कहां से ले रही है? ब्लड कहां से ले रही है पानी? कल मैंने पढ़ाया था, वो मैंने बात नहीं बताई आज, इसीलिए आप भूल गए हैं। कल मैंने बताया था 3 चीजें मेडुला में आएंगी फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, सोडियम, यूरिया और पीछे। तो जब सोडियम और यूरिया मेडुला में आ रहे हैं तो मेडुला हाइपर बनने की कोशिश कर रहा है, तो कलेक्टिंग डक्ट का पानी मेडुला में जाएगा। जब मेडुला में जाएगा तो ब्लड कहेगी वाह वाह हाइपर होने लगे हो, मेडुला को कहेगी यहां पे भी पानी छीनने की कोशिश कर रहे थे, यहां पे भी कोशिश कर रहे हो, बट मैं सारी राह साल्ट लेती आई हूं और बड़े गुस्से में बन गई हूं, सुपर हाइपर बन गई हूं, अब तुम्हारा पानी नहीं छोड़ूंगी, लेके जाऊंगी। तो ये कलेक्टिंग डक्ट से जो मेडुला ने पानी लिया वो ले गया, और जो साल्ट मेडुला ने ले लिए वो ले गया, और जो पानी मेडुला ने ले लिए नेफ्रॉन से वो ले गया। सब कुछ ब्लड ले गई, सब कुछ ब्लड का ही तो था। इसीलिए जो ब्लड ले गई वो सेट हो गई, वो नॉर्मल हो गई, जो बचा वो असली मेडुला का बचा। और मेडुला ब्लड जाने के बाद रिमेन सेम हाइपर। सवाल पूछूं? मेडुला हाइपो होता है ड्यू टू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले या असेंडिंग लिम्ब, बट ये 15-20 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए नहीं होता, फॉर अ वाइल होता है। जैसे पानी आता है पानी इधर जाता है, क्योंकि ब्लड कंटिन्यू फिल्ट्रेट होती है, तो पानी कंटिन्यू मेडुला से ब्लड में जाता रहता है। तो क्या मैं कहूं
कि मेडुला को, जब पानी मेडुला में आता है, हाइपो होता है, तो मेडुला को रिमेन हाइपर करने के लिए इंसुलिन का काम है और ब्लड वेसल का काम है। कैसे? ब्लड वेसल मेडुला से पानी ले लेती है और ये मेडुला को साल्ट दे देती है। और कलेक्टिंग डक्ट का भी रोल है मेडुला को हाइपरटोनिक बनाने के लिए, कंडीशनल हाँ। एल्डोस्टेरोन का काम है यहां पे। एल्डोस्टेरोन स्टीरॉइड हार्मोन है, लिपिड का बना हुआ है और बनेगा एडर्नल कॉर्टेक्स से। एडर्नल कॉर्टेक्स पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 केमिकल कोऑर्डिनेशन में। एडर्नल कॉर्टेक्स के जितने भी हार्मोन हैं वो लिपिड नेचर के होंगे, ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड या एंड्रोजन। मिनरलोकार्टिकॉइड कहते हैं एल्डोस्टेरोन को। दूसरा मिनरलोकार्टिकॉइड, कार्टिकॉइड मतलब एडर्नल कॉर्टेक्स से बन रहा है, मिनरलो मतलब साल्ट, सोडियम मिनरल है, मिनरल को एब्जॉर्ब रीअब्जॉर्ब करता है और एक्टिवली करता है। बाकी जो दूसरा लिपिड नेचर का हार्मोन है एडीएच जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है कहां से? प्रोड्यूस कहां से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से जो भी हार्मोन बनते हैं वो पेप्टाइड होते हैं। एंटीरियर से जो भी हार्मोन बनते हैं वो पेप्टाइड होते हैं। एडीएच प्रोटीन नहीं है, पेप्टाइड है। प्रोटीन और पेप्टाइड में भी फर्क है। प्रोटीन का मतलब फुल प्रोटीन और पेप्टाइड का मतलब है फुल प्रोटीन ना हो, थोड़े अमाइनो एसिड शॉर्ट हो। और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव का मतलब है अमाइनो एसिड ओनली, अमाइनो एसिड एक से बना हुआ है, थोड़ा उसको इधर उधर किया गया है। जैसे टायरोसिन में मैंने बताया था कि टायरोसिन से T3, T4 इपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन बनते हैं। हाँ, अमाइनो एसिड के हार्मोन में पढ़ाऊंगा, अभी बात नहीं छेड़नी चाहिए। बाकी अमाइनो एसिड के हार्मोन हाइड्रोफोबिक होते हैं अमाइनो एसिड के हैं, बट उनके ऊपर चार्ज जैसी लगाई जाती है, मॉडिफाई किया जाता है, लिपिड जैसे हो जाते हैं चार्ज में। रास मैकेनिज्म भी पर्दा से, बिल्कुल पर्दा से। रास मैकेनिज्म, रेनिन का रोल। भाई आज के लिए इतना काफी है। कल क्या? विटामिन D3 किडनी बनाता है, बस वो क्या करने के लिए? जी